ओके गाइज, लेट्स गो टू कैपिटल बजटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, होप सो पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है एंड सब अच्छे से ही कर रहे हो। सो लेट मी टेक यू टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन नंबर 3, which talks about technology. Tektronix is an existing company, so it is existing company considering a new project for manufacture of pocket video games. So they are planning to come up with a pocket video game, and they are going to invest around 600 lakhs of rupees and working capital of 150 lakhs. So ये उनका इन्वेस्टमेंट है, ये वो लोग खर्चा करने को तैयार है। The capacity of the plant for an annual production of 12 lakh rupees. ये तुम्हारे दिमाग में आपको रखना है कि 12 लाख रुपीज तक का एनुअल प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 12 लाख यूनिट्स ऑफ वीडियो गेम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग 6 ईयर वर्किंग लाइफ। अच्छा, प्रोजेक्ट 6 साल चलने वाला है, 6 साल का प्रोजेक्शन दिया है कि वो लोग कितना कैपेसिटी यूज करेगा। सो यू कैन सी 33.33% ऑफ 12 लाख। ऑब्वियसली 12 लाख पूरे साल का था, इसका 33 बोले तो 1/3। So 1/3 of 12 comes to 4 lakh units. That means in the first year they will be producing 4 lakh units of video games. Second is 2/3 of 12. That comes to 8 lakh. Sir, how come it is 2/3? अबे एड़े 66.67 को 2/3 ही बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख, कैलसी उठा 66.666666 ये है, और 2/3 क्या होता है 2 डिवाइड बाई 3, वो भी 0.6666 ही है। तो परसेंटेज में बात करोगे तो दोनों सेम ही हो गया ना। थर्ड इज 90%, सो 90% ऑफ 12 लाख तो कितना आएगा? दिस वुड बी अराउंड 10.8 लाख। कैसे आया 10.8? 12 into 0.90, 10.8 lakh, and the last 4, 5, 6, 3 years they will be producing पूरा 12 lakh units। होता है ना, इनिशियली गेम उतना पॉपुलर नहीं होता है, तो why to produce more? So produce only what you can consume in the market. So they have decided to produce like this. Okay, अब इस गेम को बनाने में जो खर्चे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। Let's read. Average price per unit is expected to be 200. मतलब this is your, I would say this is your selling price. Okay, netting a contribution of 40%. That means इसमें 40% मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब इनडायरेक्टली हिंट है, वेरिएबल कॉस्ट बीइंग 60%, वेरिएबल कॉस्ट भी 60% अपना वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर खर्चा है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन दिमाग में रखने जैसी है। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज 480 लाख पर एनम फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। अच्छा, सो सिर्फ थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स बताया है ना। एंड फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इट इज डिफरेंट, 240 एंड 360। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिक्स्ड कॉस्ट। Apart from variable cost, you have fixed cost. The average rate of depreciation for tax purpose is 33.33% on capital asset. There are many people who have many say about this particular depreciation method. मेरे हिसाब से 33.33 मतलब 1/3 on the capital asset, which should over by 3 years. 3 साल में खत्म होना चाहिए। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने 33.33 लिया, सेकंड में 33.33, थर्ड में 33.33, खत्म, असेट खत्म। हाउएवर बहुत सारे लोग का ऐसा भी ओपिनियन है, दिस इज WDV मेथड, दिस इज WDV मेथड। सो WDV मेथड मतलब जो भी तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा उसका 33.33% यू विल बी और डेप्रिसिएशन का रेट। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर व्हाट योर मॉड्यूल हैज डन। सो मॉड्यूल ने इसको 33.WDV मेथड लिया, तो मैं भी वही लेने वाला हूँ। No other tax relief is anticipated, मतलब no capital gain, nothing, वो सब नहीं लेना है। Income tax can be taken as 50%. Okay. At the end of third year के बाद, थर्ड ईयर मतलब 6 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल के बाद an additional invest of 100 lakh would be required for working capital. ठीक है, थोड़े और खर्चे हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल में थोड़ा खर्चा बढ़ना है। ओके,
द कंपनी विदाउट टेकिंग इनटू इफेक्ट फाइनेंशियल लेवरेज हैज टारगेटेड रेट ऑफ 15%। कंपनी बोल रहा है हमको 15% रिटर्न चाहिए, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। You are required to indicate whether the proposal is viable, giving working notes and analysis. Terminal value of the fixed asset. Terminal value मतलब end of the project खत्म होने के बाद fixed asset 10% आप ले सकते हो। Fixed asset में अपन ने खर्चा कितना किया? So we have purchased this 600 लाख रुपीस खर्चा किया, दिख रहा है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में। So उसका 10% आपको at the end of the day मिलेगा। You can treat it as a scrap value. 6% of is 60 lakh. So you will get 60 lakh as a scrap value and current asset being 100%. Current asset का मतलब ही होता है वर्किंग कैपिटल। तो दो वर्किंग कैपिटल आपने पंच किया है, ये वाला और किधर गया, टॉप पे किया था ना 150 लाख। ये दोनों भी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में भी राउंडेड ऑफ 2 लाख। ठीक है, फॉर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ टैक्स लॉ विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग चार्ज में बी इग्नोर्ड। ये सब कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं आपने, काफी बड़ा सम है ये सम। अगर एग्जाम में आता तो 16 से 20 मार्क का इसका वेटेज होता है, उससे कम में नहीं आना चाहिए। हाउएवर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हम इस सम को ले सकते हैं। ओके चलिए, इस सम को मैं क्या कर रहा हूं, अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे करना है। सो देयर विल बी अ कैलकुलेशन इन 0 ईयर। So I am doing question number, what is the number of this question? 3. So मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट्स डू। फर्स्ट इज ईयर 0। पहले ईयर 0 में हमारे कैलकुलेशन क्या होंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लोज, हम लोग उसको पीवीसीएफ बोलते हैं, पीवीसीओ, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये करने वाला हूं। तो बताओ 0 ईयर में सबसे पहले क्या होने वाला है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ईयर 0 में क्या होने वाला है, सो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द पर्टिकुलर्स और लेट मी राइट द वर्ड डिटेल्स। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, हम इक्विपमेंट खरीदेंगे ना बेटा, ठीक है, तो यहां पर हम अमाउंट लिख रहा हूं मैं, कितने का इक्विपमेंट खरीद रहे हैं हम लोग, तो यू कैन सी द इक्विपमेंट इज कॉस्टिंग अस 600 लाख रुपीज, दिखाई दिया, ठीक है, 600 लाख, पूरा रुपीज इन लैक्स चल रहा है, तो वो डाउट बिल्कुल मत रखना, ये 600 लैक्स है। ओके, 0 ईयर में हम लोग वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं। शैल आई बी राइटिंग, स्मॉल में लिख देता हूं, कितना वर्किंग कैपिटल में खर्चा करें, इज 150। ओके, और अगर आपको याद हो कि थर्ड ईयर के एंड में, यहां पे देखिए थर्ड ईयर के एंड में फिर से वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, आपने देखा ये वाला, तो ये थर्ड ईयर के एंड में लिखा है मैंने, वर्किंग कैपिटल 2, हाउ मच इट इज 100 लाख। अब पॉइंट यहाँ पे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हमें डीसीएफ फैक्टर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा पीवीसीओ, पीवीसीओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब डीसीएफ फैक्टर क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितने कौन से रेट का है, 15% का है, राइट। फर्स्ट ईयर का 1 ही रहेगा, सेकेंड ईयर का 1, आज का पैसा 1 रुपया 1 रुपया ही रहता है, तो उसमें डीसीएफ नहीं निकलता। थर्ड ईयर का अगर मुझे निकालना है, थर्ड ईयर का, तो आपको पता है आपको क्या करना है कैलसी में, 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 साल 2 साल 3 साल, 0.657, साल बी टेकिंग 0.657। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इन सभी का टोटल ले लिया, ये आ गया अपना। ये कुछ इस तरीके से, चलो अलाइनमेंट वैसे ही रख देता हूं।
ताकि आपको दिक्कत नहीं आवे। ठीक है। तो ये जो आ गया आपका, दिस इज योर आउटफ्लो, ये आपकी एक डिटेल हो गई। आप समझे कि नहीं? तो इसको कंबाइन ही पकड़ के चलो, ये कुछ इस तरीके से। ओके, डन। सो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये मैंने एक पार्ट कर लिया। सो दिस इज डन। नाउ आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये ईयर जीरो, पहला स्टेप हमेशा ईयर जीरो का कैलकुलेशन होगा कि भाई जीरो ईयर में क्या हुआ। अब क्या करूंगा, आई विल मूव टू ईयर 1 to 6। अब 1 to 6 में अपने को क्या करना है वो हिसाब करेंगे। ओके, ऑब्वियसली यहां पर अब होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां पर सब इनफ्लो की बातें करेंगे अपन। ओके, सो लेट मी टेक ईयर यहां ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ओके, कॉलम अपने मन से बनाने होते हैं, तो मैं यहाँ यूनिट्स कॉलम बता रहा हूँ कितने यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले। अगर आपको याद हो तो मैंने यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। I'll show you। ये देखो 4 लाख 8 लाख 10.8 ये वाले, राइट। सो इन द फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स, सेकेंड ईयर 8 है, थर्ड इज 10.8 एंड थर्ड लास्ट इज 12 12 12। सर ये तीनों कंबाइन है? कंबाइन नहीं लिखना है अपने को, अलग अलग ही रखना है ना। तो अलग अलग ही रखना है। तो यहाँ पे सब मेरे कॉलम्स बनते जाएंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे। यूनिट्स आ गया। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन। सॉरी, कंट्रीब्यूशन से पहले सेल्स का अमाउंट क्या आएगा। तो सेल्स इज 200 रुपीज पर यूनिट। यू कैन चेक दिस डिटेल हियर। सेलिंग प्राइस कितना है अपना 200 रुपीज पर। तो अगर 4 लाख यूनिट बनाओगे इंटू 200 करोगे तो इस तरीके से आपके सेल्स आ जाएंगे। आर वी क्लियर विद दिस? सेल्स की डिटेल समझिए आपको। मैं इसलिए इसमें कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस हो। तो मेरा सेल्स आ गया फटाक से। अब मुझे अगर जानना है व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 40%। सो 40% यू कैन सी दिस वन। सेल्स का 40% कितना आता है। सो लेट मी गिव यू द कैलकुलेशन हियर। 40% ऑफ इनटू 200 comes to 80 rupees. So 80 rupees is going to be your contribution per unit. Yeah. तो अब मैंने क्या करना है, इसका डायरेक्ट 40% कर लेता हूं, या दूसरा एक ऑप्शन क्या है, इस यूनिट का डायरेक्ट 80 रुपीज मल्टीप्लाई करो। बात तो एक ही होने वाली दोनों भी। तो 40% है तो मैं ये कॉलम निकाल देता हूं बिकॉज अपने को मालूम है अपने को करना क्या है। तो आई एम टेकिंग दिस एज 40%। सो हर सेल्स का 40%। ऑटोमेटिक उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो था वो माइनस हो गया, तो उसके लिए अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना, माइनस कर दिया मैंने, है ना। इट इज टेकन केयर। तो आप मत सोचिए अब। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। नाउ आई विल बी टेकिंग विच खर्चा बोलो, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के मामले में उन लोग ने क्या बोला है, फर्स्ट 2 ईयर का 240 360। सो 240 360 एंड 480 उसके बाद कंटिन्यूअसली रहेगा 480। दिस इज अपार्ट फ्रॉम डेप्री, तो हर साल का इतना। अब एक चीज समझो, वो लोग ने अपने को क्या बोला, ये फिक्स कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस करूंगा तो आई विल गेट द प्रॉफिट। नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होगा ये, क्योंकि अभी तक डेप्री माइनस नहीं हुआ है। डेप्री अलग से अभी करना बाकी है, क्योंकि ये जो फिक्स कॉस्ट था इट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ताकि आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन नहीं आए। तो ये पीबीडीटी हो गया बेटा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो आई विल बी टेकिंग डेप्रिसिएशन हियर, तो मिल जाएगा पीबीटी एंड वहां पे से टैक्स माइनस करूंगा तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर से आई एड बैक द डेप्रिसिएशन, तो आई गेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर डीसीएफ फैक्टर लगा देंगे,
DCF फैक्टर एंड आई गेट PVCI, ऐसे कॉलम्स जाएंगे, ठीक है। आई एम मेकिंग इट, यू जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली और ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ ये जो असेट है 600 लाख की, ये असेट पे डेप्रीशिएशन लेना है अपने को। नाउ डेप्रीसिएशन में दे हैव डायरेक्टली मेंशन्ड अस द रेट एट इज 33.33% ऑफ कैपिटल असेट, ऐसा बोला है ना बेटा। अगर आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं वही मेथड अप्लाई करने वाला हूं ना। वो मेथड कैसे कर रहा हूं देखिए। फर्स्ट इसका 33.33%। नाउ आई एम टेकिंग नॉट 33, आई एम टेकिंग 1/3। क्या होता है 1/3 लेने से 33.333333 लंबा चला जाएगा, ये ले लिया 1/3। अब नेक्स्ट ईयर का जब डेप्रीसिएशन लेना पड़ेगा तो इसमें से ये माइनस होगा, है ना, डेप्री माइनस करके देन उसका 1/3 आएगा बेटा। इट विल बी लाइक दिस, सॉरी, ऐसा डेप्रीसिएशन चलेगा। सो 2 डिजिट तक ले लेता हूं, या अगर आपको चाहिए तो राउंडेड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब वापस से मुझे करना है तो मुझे सेम वे करना पड़ेगा, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए बॉदर मत करो। बढ़ नहीं सकता, सॉरी, तो मुझे ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। लेट मी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन सेपरेटली फॉर यू गाइज, सो दैट वो कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं मुझे। सो लेट मी हैव शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 33.33% WDV मेथड। चलो ईयर वाइज, ईयर 1 ऐसे नहीं करते हैं, ये 600 है, ईयर 1 का कितना डेप्री आएगा, तो इसका 33 1/3, ठीक है, माइनस में माइनस हो गया, ये आ गया WDV। फिर आ जाएगा ईयर 2 का डेप्रिसिएशन, इसका 1/3, है ना। काम करते हैं, माइनस साइन निकाल देता हूं, बड़ा तकलीफ हो रहा है नहीं तो उसकी वजह से। माइनस में मैनुअली कर रहा हूं, ठीक है। ये उसके नेक्स्ट ईयर का WDV आ गया, तो ये WDV चला जाएगा। अब फिर आ गया ईयर 3, ईयर 3 में इसका 1/3, ठीक है। तो अब दिस माइनस दिस 178, ओके, ये WDV हो गया थर्ड ईयर का। सो लेट मी कैरी फॉरवर्ड दिस, ये थर्ड ईयर आ गया। ईयर 4 का डेप्रिसिएशन विल बी इसका 1/3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, माइनस दिस, एंड ईयर 5 का डेप्रिसिएशन विल बी इसका 1/3, ठीक है। ईयर 6 का डेप्रिसिएशन विल बी इसका 1/3 एंड यू विल बी लेफ्ट विथ दिस मच। ये तुम्हारा लास्ट ईयर WDV 6th ईयर, ओके। सो ये फर्स्ट ईयर का डेप्री आ गया आपका, ये सेकेंड ईयर का, मैं इसको राउंड ऑफ कर दे रहा हूं। तो मेरे पास पूरे 6 साल के डेप्रिसिएशन आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है बस। ये मेरा सेकेंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर, ये मेरा फोर्थ ईयर, ये मेरा
5th ईयर, ये मेरा 6th ईयर। इफ इट इज राइट और रॉन्ग, इसका जो टोटल है, इसका टोटल आ रहा है 547, चेक करो आप। और लास्ट में जो WDV बचता है उसको ऐड करने से टोटल हो जाना चाहिए 600। देखो 547 प्लस 53 करो, 600 हो रहा है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन राइट है, ठीक है। ये जस्ट वेरीफाई करने के एंगल से बताया मैंने। अब आ जाओ नीचे, डेप्री कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब क्या करना है, इसमें से डेप्री माइनस कर देना है। कोई बात नहीं, लॉस हो गया है ना, फर्स्ट ईयर लॉस हो गया, ये देख रहे हैं आप, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स का जो रूल है @50%, एम आई राइट, 50% टैक्स है भाई, हाँ 50% टैक्स है, ओके। अब रूल क्या होता है देखो, दिस कंपनी बीइंग अ एग्जिस्टिंग कंपनी, यू कैन चेक, ये लाइन देखिए यहां पे, एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब इस कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी का तो और भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है। मान लेते हैं ए प्रोजेक्ट से उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और बी प्रोजेक्ट में 100 रुपए का लॉस हुआ। चलो बताओ टैक्स कितना भरना पड़ेगा। इफ द टैक्स इज 50%, हाउ मच टैक्स विल बी पेएबल। दिस इज समझो एक्स लिमिटेड। So X Limited is having two projects, Project A and Project B. How much tax will be paid? So if you know the concept, 100 rupees पे मुझे पढ़ना पड़ेगा 50%, that is 50 lakh rupees. But at the same time, this 100 is a loss. So I should ask for money from the government. तो government क्या बोलता है? Don't ask me anything, do one thing. आप इन दोनों को set off कर लो। इसको बोलते हैं set off. In a tax, there is a concept of set off your losses. तो when you loss से set off करते हो तो गवर्नमेंट बोलेगा in that case you have not made any profit, so don't pay any tax to me. So गवर्नमेंट ये फंक्शन अलाउ करता है, that is called set off. If by chance you are not able to set off, then गवर्नमेंट अलाउ करता है carry forward and set off. That is a tax में concept. So I'm not getting into the tax aspect, I'm just telling you, if you have any loss making project and it is existing company, that means they must be having some profit making companies. So this loss will get set off to profitable projects. In that case, I am saving on my taxes. I am saving on my taxes. So on this 100 rupees loss, I am saving 50 rupees of tax, because otherwise I would have paid that 50 rupees here. What I would have paid, I am saving here because of project B. So whenever you have a loss making project, then you save. That means यहां पर टैक्स आएगा 50%, लेकिन प्लस में लिखूंगा। प्लस में क्यों लिखूंगा? बिकॉज मैं पैसे बचा पा रहा हूं। आर वी गेटिंग माई पॉइंट? हाउएवर हियर आई हैव टू पे टैक्स, तो ये माइनस में जाएगा, ये मुझे पे करना पड़ रहा है। ये समझने का कोशिश करो, आपको मैं क्या बोल रहा हूं। अगर प्रॉफिट है तो प्रोजेक्ट में आपको टैक्स भरना पड़ता है, दिस इज व्हाट आई एम पेइंग। एंड इफ यू हैव नो प्रॉफिट, देन देयर इज अ सेट ऑफ। सेट ऑफ होने से क्या होता है, योर लॉस गेट्स रिड्यूस। जो तुम्हारा 120 का लॉस था, अब देखो कितना हो गया, 60 का लॉस हो गया, लॉस कम हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट यहां पर आपने जितना कमाया उसका आधा ही आपको मिलेगा। सो लाइक दिस। ये आपको समझा क्या? फर्स्ट में प्रॉफिट ऐसा क्यों है? बिकॉज यू बीइंग एग्जिस्टिंग कंपनी एंड यू हैव अ एडजस्टमेंट, तुम यहां पर सेट ऑफ कर पा रहे हो, तो यहां पर आपने सेट ऑफ किया है। सो दिस इज काइंड ऑफ सेट ऑफ। सो आई एम राइटिंग हियर सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सेट ऑफ हो गया। चलो अब ये आ गया। अब मुझे ये प्रॉफिट मिला है, बट मेरे लिए तो पैट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो कैश इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 200 का आपने माइनस दिखाया है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का पैसा तो कहीं जाता नहीं है, तो 60 का जो लॉस है उसमें 200 रुपए ऐड करिए। तो 60 रुपीज का लॉस है, तो लॉस एडजस्ट होने के बाद जब 200 रुपए आप ऐड करोगे, यू विल हैव प्रॉफिट ऑफ 140।
सिमिलर वे आप इसमें ऐड करोगे, अब इसमें कितना ऐड करोगे, 73 में ये माइनस हुआ था तो वो ऐड कर दोगे. बेसिकली आई एम एडिंग माई डेप्रिसिएशन अमाउंट, सो आई एम गेटिंग दिस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. आपको यहां तक पहुंचना होता है चाहे जैसे भी, यूज वॉट एवर मैकेनिज्म यू वांट टू यूज, यहां तक अपने को पहुंचना होता है. और आई हैव रिच टू दिस पॉइंट, सो आई एम टेलिंग यू दिस. आपको कितने कॉलम बनाने आपकी मर्जी, ठीक है. आप चाहो तो यूनिट्स कॉलम मत बनाओ, आप चाहो तो सेल्स कॉलम मत बनाओ, कोई कॉलम का कोई कंपल्शन नहीं होता यहाँ. तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो आपकी कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए. तो यहां पे देखो कैलकुलेशन राइट होने के लिए आप कॉलम्स को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है. जैसे अब टैक्स कॉलम नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये सेट ऑफ कैसे करोगे ना, तो ये चाहिए यहां पे. चलिए ये आ गया. अब मुझे डेसिया फैक्टर चाहिए @15% वाला. तो 1 डिवाइड 1.15 पावर, आप ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप अपने तरीके से डीसीएफ फैक्टर लाइए, मैं मेरे तरीके से ला रहा हूं. आपके डीसीएफ यही होने चाहिए. अब इसके 3 डिजिट कर देता हूं, हो गए 3 डिजिट, राइट. 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432. तो मच नहीं करो इसलिए मैंने कट करके लिख दिया. नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. राउंडिंग ऑफ इन लैक्स करना है तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दे रहा हूं. आई एम नॉट गेटिंग वरीड अबाउट कितना पॉइंट के बाद कितना है, ठीक है. राउंडिंग ऑफ फुल अलाउड है, इसकी टोटल मार देते हैं. हियर यू गॉट 826. ये जो 826 है बेटा, दिस इज योर इनफ्लो, ओके. सो हियर इज द कॉलम. काफी बड़ा बन गया, राइट. आपके एक पेज में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं फिर रिपीट करना पड़ता है. एक सेट बनाने का तो वापस से दूसरे सेट नीचे ले लीजिए, वैसा कुछ करना पड़ेगा आपको. अब इसमें से ना कुछ कॉलम अगर आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरा बनाइए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली समझे. फिलहाल आप यहां तक चलो पहुंच गए अपन. देखिए एक्सेल में थोड़ी जिंदगी आसान महसूस हो सकती है आपको, बट ठीक है, आपका मौका आएगा तभी आप एक्सेल यूज करिए. ओके, लेट मी राउंड दिस ऑफ. ठीक है, मुझे कोई भी चीज 2 कॉलम में नहीं चाहिए. ओके फाइन. अब ये था मेरा ईयर 1 to 6. अब सिमिलर वे मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, ईयर 6. इसको बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो. टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट ईयर का. जैसे ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लिया ना, ठीक है. ये देखिए इस तरीके से चल रहा है. नाउ आई एम डूइंग नाउ ईयर 6 का कैश फ्लो. 6 में क्या क्या चीजें मिलनी है जरा बता दो. तो सबसे पहली चीज आपको याद हो तो सैल्वेज वैल्यू मिलना है, प्रोजेक्ट असेट का, विच वॉज 10% इफ यू रिमेंबर. तो आपको एक 60 लैक्स मिलना है. दूसरा, आपने वर्किंग कैपिटल के जो भी पैसे आप डालते हो तो आपको एंड में रिटर्न आ जाता है. तो 2 वर्किंग कैपिटल है, 1 एंड 2. तो एक 150 लैक्स है और एक 100 लैक्स है. ये सब पैसा मिलेगा, बट ये मिलने वाला कौन से ईयर में, 6th ईयर में. तो डीसीएफ अपने को लगाना पड़ेगा 6th ईयर का, राइट. अब 6th ईयर का डीसीएफ वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे 0.432. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट वन, मल्टीप्लाई कर दिया इसको.
खत्म कहानी। ये हो गया आपका 134। इट इज सिमिलर टू दिस कैश फ्लो, ये भी काइंड ऑफ इनफ्लो है। चलो अब मुझे बता दो व्हाट इज टोटल इनफ्लो। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो is two things. One is year 1 to 6th and another one is 6th year terminal cash flow. एक ये वाला है और एक ये वाला है। आगे ये टोटल मिलना है आपको in this project 960. And what is total present value of cash outflow जो हमको देना है इस प्रोजेक्ट में, that is what we call is an investment. You can see this 816, तो वो यहां डाल देते हैं। लेट मी पुट इनटू माइनस। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद ये जो मेरा आता है इसको बोलते हैं बेटा एनपीवी। ये रहा, ये दिस इज माय फाइनल आंसर। सो इफ एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोबेबली दिस प्रोजेक्ट इज डूएबल, बिकॉज जितना आप पैसे खर्च कर रहे हो उसमें प्लस ही हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ आंसर इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप सॉल्व करिए। इजी, आई होप आप समझ पाए। वेरी गुड। चलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। कल जा अच्छा, और एक अपडेट मैं देना चाहता हूं। मान लेते हैं अगर यहां पर एग्जिस्टिंग वर्ड की जगह यहां पर न्यू कंपनी वर्ड होता तो सम में क्या फर्क पड़ सकता था। देखो ये टाइप के सम आपको पूछेगा तो नहीं, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूं, मैं आपको बता के रखता हूं कि अगर ये एग्जिस्टिंग वर्ड की जगह सिर्फ एक वर्ड की जगह पे न्यू कंपनी होता तो क्या होता। तो यहां पर ये होता, अगर इफ इट इज अ न्यू कंपनी देन ऑब्वियसली आपकी पोजीशन ऐसे हो जाती। इसको हटा देते हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं इट इज बीइंग अ न्यू कंपनी दैट इज एक्स लिमिटेड एंड हैविंग अ फर्स्ट प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट ए, और इसमें लॉस हो जाए, समझो फर्स्ट ईयर में ही लॉस हो जाए। सो कैन यू सेट ऑफ, माय क्वेश्चन टू यू, कैन यू सेट ऑफ विथ प्रोजेक्ट बी। सर है कहां अपने पास प्रोजेक्ट बी सेट ऑफ करने के लिए, तो ये होना नहीं है। तो हम इस लॉस को क्या करते हैं बेटा, कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, सो दैट हम वहां पर उसको क्या कर सकें, सेट ऑफ करें। इफ यू आर अ न्यू कंपनी देन आपकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। हाउ इट विल अफेक्ट योर सॉल्यूशन फॉर दैट मैटर। सो इफ यू लुक एट दिस सॉल्यूशन, यहां पर कौन से एरिया में अब चेंजेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। दिस एरिया, दिस एंटायर टैक्सेशन एरिया, कैन यू सी दिस, ये पूरा बदल जाएगा बेटा तेरा, क्योंकि ये 120 को इधर पे सेट ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये पूरा निकल जाएगा, यहां से सेट ऑफ होना नहीं है, तो यहां पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हाउएवर दिस 73 यू सी दिस, इसमें आप क्या करोगे, 120 पहले माइनस हो जाएगा, तो देखो ऐसे चलेगा। 147 में से पहले 120 सेट ऑफ हो जाएगा लॉस, और बचे हुए पे मुझे क्या भरना पड़ेगा, टैक्स। तो बचा हुआ जो होगा उस पर मुझे कितना टैक्स भरना है, 50%। शैल बी पेइंग टैक्स। तो मेरा टैक्स सिर्फ 14 रुपीज, 14 लाख आएगा। बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी जो जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। उस वजह से आपके कैलकुलेशन में यहां पर कोई फर्क पड़ा क्या, दैट्स अ क्वेश्चन। तो देखिए ये 120 का 120 यहां आ गया फैट, और प्रॉफिट ऐड करके लॉस इधर ज्यादा आ गया और वो कॉम्पेंसेट हो गया, तो इस तरीके से सम हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में फर्क समझा क्या, यहां पर 0 आ गया और यहां पे 14 हो गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर का नीचे हो गया। दैट इज व्हाट आई हैव डन, नथिंग एल्स। इससे क्या फर्क पड़ा, दिस हैज बिकम 840, पहले कितना था, आई विल शो यू।
अर्लियर इट वॉज 826, नाउ इट हैज बिकम 840, तब यह आंसर कितना था 145. सो लेट मी मेक द चेंजेस. अगर हम लोग कहते हैं ऐसा कि मान लेते हैं टैक्सेशन वही है और नया कंपनी है, इट्स अ न्यू कंपनी, देन द आंसर विल बी 158. ठीक है. सो ऐसे चेंजेस होने के चांसेस हैं हाउएवर, बट फिलहाल वैसा सिचुएशन नहीं है. सो लेट मी रीस्टोर एवरीथिंग बैक टू व्हाट इट वाज. ओके, 145 आया था. तो उस तरीके से चेंजेस हो सकता है अगर न्यू कंपनी वर्ड होता तो. फिलहाल यहाँ पर न्यू कंपनी वर्ड नहीं है, इट्स ओल्ड कंपनी ओनली, एग्जिस्टिंग कंपनी ओनली. सो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, सेट ऑफ मिलता है. जस्ट वो याद रखिए कॉन्सेप्ट के तौर पे. सो लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. पहले क्वेश्चन समझेंगे, देन उसके बाद में बातें करेंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाए. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. WDV आने से सम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अदरवाइज तो सम बहुत इजी होता है. अगर SLM है ना तो सम एकदम हल्का है. एक केमिकल कंपनी है कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन विथ वन कॉस्टिंग 65,000. सो दे आर प्लानिंग टू बाई अनदर मशीन 65,000 की. ओके, the existing machine was originally purchased 2 years ago for 28,000 and is being depreciated by SLM method. अच्छा, 2 साल पहले ही खरीदा था 28,000 का और उसको SLM से डेप्रिशिएट कर रहे हैं ओवर इट्स 7 years लाइफ पीरियड. अच्छा, तो हमने ये खरीदा था 7 साल के लिए, जिसमें से 2 साल जा चुके हैं, अब 5 साल बचे हैं, ऐसा कुछ हिसाब है, राइट. एंड SLM मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट. करेंटली दिस मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 30,000. अच्छा, तो ये जो 28,000 का खरीदा था इसको हम लोग 30,000 में बेच सकते हैं. ये क्या बात हो गई सर? दिया है 2 साल पहले 28,000 का, शायद अब वो नहीं मिल रहा होगा मशीन, तो मार्केट में उसका प्राइस बढ़ गया, तो बढ़ गया, ठीक है. द न्यू मशीन वुड कॉस्ट 10,000 टू इंस्टॉल. सर नया मशीन जो है 10,000 इंस्टॉल का है और 65,000 का मशीन है, मतलब 75,000 हुआ क्या? हाँ. वो डेप्रिशिएट ओवर 5 years. वैसे भी इसका भी 5 ही साल बचा है, इधर भी 5 साल आया. द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द न्यू मशीन वुड हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, वो तो हमको भी समझता है सैल्वेज वैल्यू है. द मैनेजमेंट ऑल्सो एस्टिमेट्स इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल 10,000 एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपांडेड ऑपरेशन विथ न्यू मशीन. 10,000 रुपया और वर्किंग कैपिटल का देना पड़ेगा नए मशीन के साथ में. ओके, द फर्म इज टैक्स्ड एट 55% नॉर्मल टैक्स रेट है एंड 30% कैपिटल गेन है. पहली बार आया है भाई कैपिटल गेन का टैक्स, तो देखेंगे उसको कैसे करना है. नॉर्मल टैक्स तो हमको मालूम है क्या कैसे करना है. ओके, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 years विद एग्जिस्टिंग मशीन एंड विथ न्यू मशीन इज गिवन टू अस. ओके, ये विथ एग्जिस्टिंग मशीन है और ये विथ न्यू मशीन है. क्या दिया है ये? इट इज सिंपली बेटा क्लियर कट लिखा है, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. If I add depreciation in it, I will get cash flow after tax, which is what I want. So, calculate net investment required by the new machine. नए मशीन में कितना खर्चा बैठेगा वो बताना है. एंड अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, क्या नया मशीन खरीदना चाहिए, मतलब NPV के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग. और कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही हल्का है. कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, वो इंफॉर्मेशन के दम पे अपने को आगे बढ़ना है बेटा. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू व्हाट इज टू बी डन. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. समथिंग कॉल्ड एज ओल्ड, समथिंग कॉल्ड एज न्यू. कॉस्ट की बात करूं तो ये 28,000 का खरीदा था. ओके, और ये 65,000 का मिल रहा है. इज देयर एनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट? इसका कुछ नहीं है, इसका है 10,000. ओके, सो टोटल कॉस्ट ही आ जाता है. चलो आगे बढ़े. दिस इज द व्हाट इज लाइफ. इसकी लाइफ है 7 years, इसकी लाइफ है 5 years. दिया है क्वेश्चन में. इट इज ऑलरेडी परचेज, द ओल्ड वन इज ऑलरेडी परचेज 2 years बैक,
तो उसके ऊपर 2 साल डेप्रिसिएशन हो गया है. इज देयर एनी सैल्वेज वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन? सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? आप नोटिस करोगे तो जो पुरानी मशीन है उसका कोई सैल्वेज वैल्यू के बारे में ऐसे तो बात नहीं हुई है. तो लेट मी पुट इट टू बी एट 0. और इसका दिया है अपने को 5000 समथिंग. तो जब आप डेप्रिशिएट करोगे एसएलएम मेथड से, राइट, सिंपल सी बात है, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 7 ईयर्स, कुछ इस तरीके, एंड दिस विल बी हियर, इट विल बी ओनली 5 ईयर्स. तो दोनों के डेप्रिसिएशन मिल गए. सो लेट मी राइट डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड. ठीक है ना. मुझे बताओ WDV ओल्ड मशीन का अभी कितना है? देखो, अगर आपको मालूम हो तो ओल्ड मशीन हमने 2 साल पहले खरीदी थी, जिसमें ये 2 बार माइनस हो गया होगा. 20,000 उसका WDV है, राइट. WDV ऑफ ओल्ड मशीन अभी. ठीक है. न्यू मशीन का तो अभी खरीदा है, तो उसकी तो बात ही मत करो आप लोग. एंड हाउ मच, व्हाट इज द प्राइस करेंटली? करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट सेलिंग प्राइस चल रहा है, दिस मशीन इज बीइंग सोल्ड एट 30,000 रुपीज. यस और नो? इसका करंट का बात ही नहीं होता. तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट सॉरी एनी, नॉट एप्लीकेबल. दिस टू क्लॉजेज आर नॉट एप्लीकेबल हियर. मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं. मैंने ना जस्ट इंफॉर्मेशन लिखी है, जस्ट टू आपको बताने के लिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन हैं. न्यू को आप इग्नोर कर दो फॉर द टाइम बिंग, सिर्फ ओल्ड को देखो. ओल्ड की ये हालात चल रहे हैं, राइट. 28 में खरीदा तो कोई इंस्टॉलेशन में सैलवेज नहीं, 4,000 रुपये उसका हर साल का डेप्रिसिएशन. 2 साल डेप्रिशिएट हुआ तो 20,000 रुपये उसके होने चाहिए, उसके बुक वैल्यू. और उसको करंटली अगर हम बेचने जाएं तो 30,000 में बिक जाएगा. ओके. सो डू यू सी एनी लॉस? है ना लॉस? कितने का लॉस है? तो वी सी, सॉरी, काय का लॉस? प्रॉफिट है. 30,000 में बेच रहे हैं 20 की चीज, 10,000 का प्रॉफिट है. तो एक्चुअली इसको समझने का कोशिश करो. अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो कैपिटल गेन कितना है और अदर प्रॉफिट कितना है, अदर गेन. ओके, समझने का कोशिश करना. इसको टेक्निकली बैलेंस एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हैं. ये आप जब टैक्स सीखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. फिलहाल मैं मेरे काम कर रहा हूं. समझो, आपको प्रॉफिट हुआ इतना, उसमें कोई डिनाई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस 10,000 ही आता है. हाउएवर कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें, प्योरली कैपिटल गेन की बात करेंगे, तो बेटा देख, असेट कितने खरीदा था? एक सिंपल बात बताना. सिर्फ 28 का खरीदा था, बेच कितने का रहा है तू? 30 का. तो सीधा हो गया ना बात. 30 का बेच रहे हो, 28 का खरीदे थे, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 30 का बेचे और 28 का खरीदे थे, मतलब कहीं ना कहीं तो 2,000 रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ है. इज दैट क्लियर? एंड ओवर एंड अबाउट 2,000 जो गेन हुआ है, दैट इज योर नॉर्मल गेन. नॉर्मल टैक्स रेट आएगा. इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं नॉर्मल गेन. सर एक्सेस डेप्रिसिएशन क्यों लिखा? देखो, आपने डेप्रिसिएशन लिया 2,000, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन लिया, 4,000 ट्वाइस. वो डेप्रिसिएशन होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज आपको प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द बेचते हो. तो ये वर्ड निकाल देता हूं मैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं. मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये नॉर्मल गेन है. सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना बेटा. आपको मिले 10,000 रुपीज, जिसमें आपको टैक्स भरने हैं. इसके ऊपर जो टैक्स रेट भरना है आपको, दैट इज 30%. तो इस प्रॉफिट पे 30% भरना है और दूसरे वाले प्रॉफिट पे 55% टैक्स रेट भरना है. बस ये फर्क पड़ेगा बेटा. तो उस हिसाब से गवर्नमेंट आपसे कितने पैसे लेगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट ले रहा है 30% और इसके ऊपर ले रहा है 55%. घूम फिर के तेरे हाथ में कितना पैसा आएगा देख. 5,000 रुपया. नहीं समझा तो पूछो. दिस इज द टैक्स. ये आप टैक्स भरते हो बेटा.
ये आपको टैक्स भरना पड़ेगा, सो यू पेड दिस वन। ये हाथ में आया, देखो 2,000 रुपए मिले, 30% गवर्नमेंट ने ले लिया, 600 रुपए तो गवर्नमेंट टैक्स ले, 1,400 रुपए हाथ में है। 8,000 रुपए मिले, 55% गवर्नमेंट ने, 4,400 हाथ में, मतलब 5,000 रुपीज इन हैंड आएगा। इफ यू प्लान टू सेल दिस असेट यू विल गेट इन हैंड, आई वुड से NRV। चलो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तुम्हारे हाथ में जो पैसा है दैट इज कैश इन हैंड विल बी योर 5,000 रुपीज। सो कैश, आई कैन राइट कैश इन हैंड ऑल्सो, सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो ये हो गया तेरा कैश इन हैंड। बेचा तो ये पोजीशन होगी, असेट जाएगा, 5,000 रुपए आएगा। ओके, इफ यू प्लान टू इन्वेस्ट एंड इफ यू प्लान टू बाई अ न्यू असेट देन व्हाट विल बी द पोजीशन। चलो खरीद लेते नया वाला। Rule will be same, year 0. Okay, tell me cost of new asset machine including installation, वो अलग से कहाँ पे करूंगा मैं, 65,000 plus 10,000, 75,000 and sell of old machine बेच दिया। चलो बताओ कितना पैसा हाथ में आया। ये कौन सी स्पेलिंग आ रही है भाई, ओल्ड मशीन भेज दिया, विल यू गेट 10,000 रुपीज और विल यू गेट 30,000 और विल यू गेट 5,000। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है मैंने, ऐसे नहीं। कैश इन हैंड विल बी, सॉरी मैंने कुछ एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही लिख दिया। इतना टैक्स भरना है आपको, 5,000 रुपीज इज टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा दैट विल बी कैश इन हैंड विल बी 30,000, बेचा सामने वाले को, गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया, हाथ में आएगा दिस प्लस दिस 25,000। सॉरी ये सही है। सो 25,000 सेल ऑफ ओल्ड मशीन, अगर आपने पुरानी मशीन को बेचा तो आपके हाथ में पैसे आने हैं 25,000 बिकॉज आपको टैक्स भी भरना पड़ा। अब याद रखना ये पैसे आए हैं, गए नहीं है, तो उससे होता क्या है डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये गया है, दिस इज माइनस, सो लेट मी पुट द माइनस साइन हियर। दो खर्चे हैं और ये प्लस साइन है बिकॉज ये पैसा आ रहा है। सो टोटल नेट बात करो तो 50,000 रुपीज का आपका टोटल खर्चा है। सो दिस इज कैश आउटफ्लो। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कैलकुलेशन आउटफ्लो। इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, वी यूज टू राइट PVCO। इसी को आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। सो वन एंड द सेम थिंग, ये सारी चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो ये कैलकुलेशन समझ गया 50,000 कैसे है। यहां पर आपको जो समझने जैसा कैलकुलेशन था वो ये था कि टैक्स कैसे भर रहे हैं हम लोग, है ना। दिस वाज द मेन कैलकुलेशन। बाकी ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, नहीं भी लिखोगे तो भी चले। सो दिस इज द कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड कि टैक्स कैसे इम्प्लीकेट हो रहा है। 50,000, तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। सो नेट इन्वेस्टमेंट यही है 50,000 का। दिस इज पार्ट ए। नाउ आई एम मूविंग टू द पार्ट बी विच इज ईयर 1 to 5 ईयर का मुझे कैश फ्लो बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन ईयर 1 to 5। ओके, सो हियर जस्ट लुक एट दिस ओल्ड एंड न्यू। उन लोगों ने हमें पैट दे रखा है, राइट, दोनों साल का पैट दे रखा है। सो लेट मी राइट, इधर इसका भी पैट लिखना है, इसका भी पैट लिखना है। सो ईयर्स 1 2 3 4 5, 5 सालों के पैट है। क्या क्या पैट दिया है ये देखिए, 2 लाख 1 लाख 50। सो लेट मी राइट द एंटायर दिस थिंग, 2 लाख 1 लाख 50 एंड 1 लाख 80,000 एंड 210 220। ठीक है, 220 हो गया।
और न्यू का कितना है 216, 150, 2 लाख, 240 एंड 230। डन। सो ये भी लिख दिया मैंने। अब मेरे पास हिसाब आ गया है कि ओल्ड का पैट क्या है, न्यू का पैट क्या है, बट मुझे पैट नहीं चाहिए, मुझे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए। हाउएवर वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का सिंपल मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना। नाउ एक चीज समझो, अगर मैंने कहा कि मैं एक जॉब कर रहा था जिसमें मुझे 50,000 सैलरी मिल रही थी, मैंने ये जॉब छोड़ा और मैंने दूसरा जॉब ज्वाइन किया जिसमें मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है, तो बताओ मुझे क्या फायदा हुआ? सर काय का फायदा आपको? हाँ तो एग्जैक्टली exactly, जब पुराना मशीन जा रहा है और नया आ रहा है तो अपने को ये सोचना है कि पहले 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, अब 2,16,000 का प्रॉफिट है। सो वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आर वी गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, बट मैं इसको थोड़ा सा कॉलम को इधर लेता हूं एंड आई विल ट्राई टू कैलकुलेट अ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दोनों का। फिर मैं आपको इंक्रीमेंटल बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। ऑब्वियसली इसमें मुझे क्या ऐड करना है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, डेप्री ऐड कर दूंगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हाउ मच इज द डेप्री फॉर ओल्ड मशीन? सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4,000। हाउ मच इज द डेप्री फॉर न्यू मशीन? आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 14,000। So let me write 4,000 straight. फोर्टी, ये लो आ गया। अब ये हो गया तुम्हारा ओल्ड मशीन का हिसाब, ये हो गया तुम्हारे न्यू मशीन का हिसाब। I'll make you understand once again. Don't get caught by designs and all. ये पूरा न्यू मशीन है, तुम्हारी पुरानी मशीन है। अब ठीक है, अब समझो, एक चीज समझो, अब 2,04,000 नहीं मिलेगा और 230 मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। एक्स्ट्रा CF80। अगर मैंने ये हरकत करी, ये मैंने ओल्ड का न्यू किया, ऐसा कुछ किया, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, दैट मैटर्स टू मी। सो नाउ आई विल कैलकुलेट द एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इज वेरी सिंपल, दिस विल बी रिसीव, दिस विल नॉट बी रिसीव, ऐसे। सो अगर मैंने देखो पुराना बेचा तो 75 जाएगा, 25 मिल जाएगा, तो दैट इज 50,000 ही एक्स्ट्रा जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे एक्स्ट्रा जाएगा बोल रहे हो, वैसे ही एक्स्ट्रा कितना मिलेगा वो भी बात करना होता है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिसीव एक्स्ट्रा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, DCF यूज कर लेते हैं भाई। DCF एट द रेट 15% वाला है, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले सब में निकाला है ना, वही ले लेता हूँ। यही रहेगा DCF, और क्या, 5 साल की तो लेनी है। ये लो आ गई 5 साल की DCF, राइट। लेट मी पुट इनटू द, okay, now this will be PVCI inflows, so let's multiply this with this। इतने सारे जीरोस क्यों आ रहे, कोई बात नहीं, आने दो। This is what I was expecting, right? सो 5 सालों में ये एक्स्ट्रा कमाई होगी, इसकी टोटल आज की कीमत बनती है 82,740। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा इफ आई डू दिस प्रोजेक्ट। न्यू को इंस्टॉल करने से ये एक्स्ट्रा मिलेगा और ये पैसा जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई टर्मिनल कैश फ्लोज भी हैं? वी शुड ऑलवेज लुक फॉर, इज देयर एनी टर्मिनल कैश फ्लो? यू थिंक एंड टेल मी, कुछ टर्मिनल में भी मिलने वाला है क्या? ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस वाज अ कैलकुलेशन ऑफ PVCI,
राइट, दिस वॉज काइंड ऑफ इनफ्लोज, तो ये पूरा इनफ्लो ही था। तो क्या ऐसा कुछ टर्मिनल में मिलने वाला है क्या? थिंक, यस, वी आर गोइंग टू गेट द साल्वेज वैल्यू, यस और नो? साल्वेज वैल्यू मिलना है ना अपने को, कितना है? This 5,000, but this you will be receiving in the 5th year, so उसका DCF मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिलना है। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ है ये भी। सो चलो बता दो, टोटल PVCI will be this plus this and total PVCO, that is investment, निकाल के रखा है मैंने। सो NPV 35,000, so this is the answer। अब क्वेश्चन उठता है क्या हमें इंस्टॉल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए अगर फायदा हो रहा है तो। सो दिस इज हाउ वी डू दिस सम। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? यही पैटर्न में बार बार मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, इसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे शॉर्टकट हो पा रहा है, शॉर्टकट इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ SLM मेथड। SLM मेथड इसलिए इसमें डेप्री का उतना मचांड नहीं आया, सीधा 4,000 इधर उठा के ऐड कर दिया, इधर उठा के ऐड कर दिया, खत्म हो गया। इतना ही सॉल्यूशन ही है इसका, राइट? सो होप सो यू अंडरस्टूड। ओनली थिंग इसमें टैक्स का एक नया पॉइंट आया था, वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब तो ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर which one? 4.